हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम प्रज्ञा शर्मा है और पिछले पॉडकास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि किस तरह मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस गार्डन पीज में कंडक्ट किया था, उसके रिजल्ट्स को देखने के बाद उन्होंने हमें दो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इनके लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार कोई भी कैरेक्टर एक पर्टिकुलर जीन के कंट्रोल में होता है और इस जीन के दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हमें मिलते हैं, पेयर्ड फैक्टर्स हमें मिलते हैं, जिनको हम एलील्स बोलते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि इनमें से एक एलील डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा, यानी एक दूसरे को एक्सप्रेस होने से रोकता है, दूसरे को दबाता है। और यही कारण है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर F1 जनरेशन में हमें सारे के सारे प्रोजेनी एक ही पेरेंट को रिजेंबल करते हुए मिलते हैं। यहाँ पर एक ही एलील यानी हमारी डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस हो पाती है, रिसेसिव एलील बेचारी दबकर रह जाती है। जबकि F2 जनरेशन में हम देखेंगे कि हमारी रिसेसिव एलील को भी एक्सप्रेस होने का मौका मिलता है और 3:1 के प्रोपोर्शन में हमें डोमिनेंट और रिसेसिव फिनोटाइप्स नजर आते हैं। लेकिन हम अपने लिविंग वर्ल्ड में दूसरे ऑर्गेनिजम्स में दूसरे कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस अगर देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इन डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशंस को देखने के बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कि मेंडल ने हमें दिया है, हर जगह हर केस में लागू नहीं हो रहा है। और आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्या एक्सेप्शंस नेचर में हमको मिले हैं। When experiments on peas were repeated using other traits in other plants, it was found that sometimes the F1 had phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two. तो ऐसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट किया गया तो कुछ केसेस में हमने क्या पाया कि टॉल और डॉफ प्लांट में जिस तरह क्रॉस करवाने पर F1 जनरेशन में सभी हमें टॉल प्लांट्स मिल रहे थे, ऐसा केस मिलने के बजाय हमने देखा कि हमारे F1 जनरेशन के जो प्रोजेनी है दोनों ही पेरेंट्स पर नहीं जा रहे हैं, ना वो टॉल है ना ड्वार्फ है, और दोनों ही पेरेंट्स से कुछ अलग कैरेक्टर वो एग्जिबिट कर रहे हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, जिसको हम स्नैपड्रैगन भी कह सकते हैं, और अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो एंटीराइनम भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो जब एक एलील दूसरी एलील पर पूरी तरह से डोमिनेंट होती है तब तो हमें हमारे F1 जनरेशन के अंदर सभी एक डोमिनेंट फिनोटाइप एग्जिबिट करते हुए मिलेंगे और F2 जनरेशन में सीधा सीधा 3:1 मिलेगा दोनों ही कैरेक्टर्स का। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्नैपड्रैगन में हमारे डॉग फ्लावर में फ्लावर कलर की इनहेरिटेंस को ऑब्जर्व करें तो इस क्रॉस में हम पहले तो दोनों ही ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लेंगे, प्योर लाइन लेंगे, तो हमारे पास दो फ्लावर कलर यहाँ पे होते हैं, एक रेड कलर का फ्लावर होता है और एक वाइट कलर का। तो एक तरफ हमने प्योर रेड पेरेंट ले लिया, सपोज हमने एक आर जीन ली जो कि फ्लावर कलर को कंट्रोल करती है, तो रेड कलर प्रोड्यूस करने वाली हमारी डोमिनेंट एलील कैपिटल आर से हमने डिनोट कर दी, और वाइट कलर प्रोड्यूस करने वाली हमारा रिसेसिव फिनोटाइप प्रोड्यूस करने वाली जो रिसेसिव एलील है उसको हमने छोटे आर से रिप्रेजेंट किया। अब ऐसे में हम ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर और ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर्ड प्लांट को आपस में जब क्रॉस करेंगे, द F1 वॉज पिंक इन कलर, यानी जो हमारे हेट्रोजाइगोट हैं जिनके पास एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है, जो हमारे F1 जनरेशन में हमको हाइब्रिड्स मिल रहे हैं, इनका फ्लावर कलर अगर हम मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से प्रिडिक्ट करें, ये तो रेड होना चाहिए था। जिस तरह से F1 जनरेशन में पी प्लांट्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में सभी प्लांट्स टॉल आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा नहीं देखा। हमारे सारे फ्लावर्स रेड होने के बजाय हमने देखा कि सभी पिंक कलर के थे। तो यहाँ पे दोनों ही पेरेंट्स को रिजेंबल ना करते हुए एक तीसरा अलग ही फिनोटाइप हमारे F1 जनरेशन के जो हाइब्रिड्स हैं वो डिस्प्ले कर रहे हैं। When the F1 was self-pollinated, the F2 resulted in the ratio 1:2:1, और यहाँ पर 3 तरह के फिनोटाइप्स हमको नजर आए। तो देखो, पहली बात तो हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस से ये यहीं पर अलग हो गया कि हमारी F1 जनरेशन के अंदर हमें सारे के सारे रेड फ्लावर वाले प्लांट मिलने चाहिए थे, जो डोमिनेंट एलील थी वो एक्सप्रेस होनी चाहिए थी, मगर ऐसा ना होकर पिंक कलर के फ्लावर हमको मिल रहे हैं जो कि ना रेड है ना वाइट है, दोनों ही पेरेंट्स जैसे नहीं हैं। और F2 जनरेशन में जो हमें 3:1 मिलता है, 2 तरह के फिनोटाइप मिलते हैं, इसके बजाय एक तीसरे तरह का फिनोटाइप भी यहाँ पर आ गया है और 1:2:1 में हमें रेड, पिंक और वाइट फ्लावर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। Here the genotype ratios were exactly as we would expect in any Mendelian monohybrid cross, but the phenotype ratio had changed from 3:1 dominant recessive ratio. तो यहाँ पर जीनोटाइप का रेशियो तो वही है। अगर आप F2 जनरेशन का पुनेट स्क्वायर बना के देखोगे तो वही कंडीशन होगी। एक तो बिल्कुल रेड फ्लावर्ड पेरेंट जैसा होगा जिसके पास दोनों कैपिटल आर हैं, एक बिल्कुल वाइट फ्लावर्ड पेरेंट जैसा होगा जिसके पास दोनों स्मॉल आर हैं, दोनों रिसेसिव एलील हैं, और
4 में से 2 यानी हमारे 50% प्रोजेनी F2 जनरेशन में हेट्रोजाइगस होंगे, जिनके पास एक कैपिटल और एक स्मॉल r है। तो यहाँ पर अंतर सिर्फ यही हुआ कि जो हमारी डोमिनेंट वाली एलील थी वो पूरी तरह से कंप्लीटली हमारी रिसेसिव एलील को दबा नहीं पा रही है, उसको डोमिनेट नहीं कर पा रही है। एंड एज अ रिजल्ट जो हमारा हेट्रोजाइगोट है वो डोमिनेंट वाला फिनोटाइप शो करने के बजाय और रिसेसिव फिनोटाइप शो करने के बजाय दोनों से ही अलग एक तीसरा फिनोटाइप एग्जिबिट कर रहा है। What happened was that capital R was not completely dominant over small r, and this made it possible to distinguish the heterozygote as pink, तो वो red और white दोनों से ही अलग हो गया। अब यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस को या इवन डोमिनेंस को समझने के लिए भी हमें डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट की एक एक्सप्लेनेशन दी गई है। What exactly is dominance? Why are some alleles dominant and some recessive? To tackle these questions, we must understand what a gene does. तो एक जीन का क्या काम होता है? जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमारे डीएनए में, हमारी जीन्स में खाली प्रोटीन को बनाने की रेसिपी लिखी हुई है और एंजाइम्स का नेचर भी प्रोटीनेशियस होता है। तो यहाँ पर हमारी बुक एग्जाम्पल लेती है एक एंजाइम का। Every gene, as you know by now, contains the information to express a particular trait. In a diploid organism, there are 2 copies of each gene, यानी pair of alleles हमें मिलेगा। Now these 2 alleles need not always be identical, जैसा कि एक हेट्रोजाइगोट में होता है, दोनों ही alleles अलग अलग होती हैं। One of them may be different due to some changes that it has undergone, which modifies the information that the particular allele contains. तो एक ही जीन जब हल्की सी चेंज हो जाती है, क्योंकि चेंजेस तो हमेशा ही हमारे लाइफ फॉर्म्स में आते रहेंगे, उनकी जीन्स भी बदलती रहती हैं, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, चाहे वो नेचुरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आने वाली वेरिएशंस के कारण है या फिर म्यूटेशन के कारण है, हमारी जीन बदल जाती है और उसकी नई एलील बनती है, उसका एक मॉडिफाइड फॉर्म, ऑल्टरनेटिव फॉर्म बनता है। Let's take an example of a gene that contains the information for producing an enzyme. Suppose एक जीन है जिसके अंदर एक एंजाइम बनाने की रेसिपी लिखी हुई है जो एक एंजाइम के लिए कोड कर रही है। Now there are 2 copies of this gene, the 2 allelic forms. Let us assume that the normal allele produces the normal enzyme that is needed for transformation of substrate S. हमारी जो नॉर्मल जीन थी, हमारी जो पहले वाली एलील थी, वो तो अच्छा खासा एंजाइम बना देती है जो कि जो भी रिएक्शन करवाना है, जो भी रिएक्शन कैटालाइज करना है, वो काम कर देता है। Now theoretically, the modified allele could be responsible for production of the normal और less efficient enzyme. हो सकता है कि वो नॉर्मल एंजाइम बना दे, लेकिन हो सकता है कि वो जो एंजाइम बनाए वो उतना अच्छे तरीके से, उतनी एफिशिएंसी से अपना काम ना कर पाए, रिएक्शन को कैटलाइज ना कर पाए। हो सकता है कि एक नॉन फंक्शनल एंजाइम बना दे जो बिल्कुल काम ही ना करे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो जीन इतनी बदल गई है, इतनी मॉडिफाई हो गई है कि वो एंजाइम बना ही ना पाए। Now in the first case, the modified allele is equivalent to the unmodified allele. It will produce the same phenotype or trait and it will result in the transformation of the substrate. अगर एक नॉर्मल एंजाइम हमारी बदली हुई एलील भी बना पा रही है तब तो इसमें हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर बाकी दोनों केसेस को देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हो सकता है एक तरफ कि हमारा एंजाइम उतना एफिशिएंट नहीं है, फंक्शनल नहीं है, या हो सकता है एंजाइम बन ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे केस में जब हमारी एलील पूरा बढ़िया एंजाइम बना पा रही है, सच इक्विवेलेंट एलील पेयर्स आर वेरी कॉमन, बट इफ द एलील प्रोड्यूसेस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, द phenotype may be affected. The phenotype or trait will only be dependent on the functioning of the unmodified allele. The unmodified allele, which represents the original phenotype, is the dominant allele, and the modified allele is generally the recessive allele. Hence, the example above, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced. तो बस dominance का यही concept explain करने की कोशिश की है कि हमारी जो original जीन थी वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन या पर्टिकुलर एंजाइम बना रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा चेंज आया, उसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म बन गई, उसकी एक ऐसी एलील बन गई जो शायद उस तरीके से वो काम नहीं कर पा रही है, और इसीलिए फिनोटाइप में भी इसका अंतर हमें नजर आता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या देखा कि हमारे F1 में एक तो हमें तीसरे तरह का फिनोटाइप नजर आया जो कि दोनों ही पेरेंट से हटकर अलग था, और हमारी F2 जनरेशन में भी हमारा जो फिनोटिपिक रेशियो था उसमें हमें 2 तरह के नहीं, 3:1 के रेशियो में जो हमें 2 तरह के फिनोटाइप्स मिलने चाहिए थे, इसके बजाय 3 तरह के फिनोटाइप्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोजाइगोट्स होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट से अलग फिनोटाइप एग्जिबिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी डोमिनेंट एलील पूरी तरह से रिसेसिव एलील को एक्सप्रेस होने से रोक नहीं पा रही, इसीलिए हमने इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नाम दिया। अच्छा, इसी तरह का एक एक्सेप्शन हमारे पास होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए, जिसे हम को डोमिनेंस बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल तो हमारे ही ABO ब्लड ग्रुपिंग में हमको मिल जाता है। तो चलो को डोमिनेंस की भी बात कर लेते हैं। Till now we were discussing crosses where the F1 resembled either of the 2 parents.
जाने डोमिनेंस में ऐसा होता है कि F1 में हमें दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का फिनोटाइप मिला, जैसे टॉल और ड्वार्फ वाले क्रॉस में सारे हमें टॉल मिल गए F1 जनरेशन में, और इट वाज इन बिटवीन, जैसा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने देखा कि रेड और वाइट दोनों से ही अलग पिंक कलर का फ्लावर हमको दिख रहा है. बट इन द केस ऑफ को डोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स. देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस में दोनों में से एक जैसा था जब कंप्लीट डोमिनेंस थी. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों जैसा ही नहीं था. और को डोमिनेंस में हम क्या देखते हैं कि जब दोनों एलील्स इकट्ठे प्रेजेंट होती हैं तो ऐसे हेट्रोजाइगोट में दोनों ही पेरेंट्स जैसा कैरेक्टर, दोनों ही पेरेंट्स को रिजेंबल करने वाला हाइब्रिड हमको नजर आ रहा है. A good example is different types of red blood cells that determine ABO blood grouping in human beings. अब हमारी जो ABO ब्लड ग्रुपिंग होती है, A, B, O और AB, ये जो 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ये किस बेसिस पे होते हैं कि हमारे रेड ब्लड सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, उसका जो सरफेस है, उस पर हमें कुछ पॉलीमर मिलते हैं, कुछ एंटीजन मिलते हैं, और हमारे आरबीसी के ऊपर, हमारे आरबीसी के सरफेस पे किस तरह का एंटीजन, किस तरह का शुगर प्रेजेंट है, इसी के बेसिस पे हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड हो जाता है, 4 तरह के ग्रुप में बंट जाता है. सो ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई. तो हमारे पास एक आई जीन है जिसकी डिफरेंट एलील्स की प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमिन होता है. The plasma membrane of the red blood cells has sugar polymers that protrude from its surface and the kind of sugar is controlled by the gene. हमारे आरबीसी के सरफेस पे शुगर्स होते हैं, और किस तरह का शुगर होगा ये आई जीन की एलील पे डिपेंड करेगा. तो जीन आई के 3 एलील होते हैं भाई. ये हमारे पास मल्टीपल एलील का भी एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि मेंडल ने तो सीधी सीधी बात कही थी कि एलील हमेशा पेयर में होंगी. हमारे पास कोई भी कैरेक्टर एलील के एक पेयर के कंट्रोल में होगा, पेयर्ड फैक्टर्स होंगे जिसमें से एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमें 3 एलील दिख रही हैं. तो पहले तो ये मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल हो गया. जब भी 2 से ज़्यादा एलील होती हैं तब हम इसको मल्टीपल एलीलिज्म कह देते हैं. नाउ द एलील आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर, जबकि हमारा जो छोटा आई है इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर. तो 3 तरह के हमारे पास यहाँ पर एलील थे, आई ए और आई बी, और इसके बाद हमारा छोटा आई. तो आई ए जो है वो ए टाइप का शुगर प्रोड्यूस करता है, आई बी जहाँ पर होता है बी टाइप का शुगर प्रोड्यूस करवाता है, और छोटा आई बेचारा इन दोनों के सामने ही रिसेसिव है और ये किसी तरह का शुगर प्रोड्यूस नहीं करेगा, डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर. Because humans are diploid organisms, each person possesses any 2 of the 3 I gene alleles. तो इन तीनों में से कोई 2 एलील हर इंसान के पास में होंगे. आई ए एंड आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई. छोटे आई को ये दोनों ही दबा देते हैं, ये बेचारा इन दोनों के सामने ही रिसेसिव रह जाता है. इन अदर वर्ड्स, व्हेन आई ए एंड आई आर प्रेजेंट, ओनली आई ए एक्सप्रेसेस, क्योंकि छोटा आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर. और जब आई बी के साथ छोटा आई प्रेजेंट होता है तो सिर्फ आई बी एक्सप्रेस होता है, सिर्फ बी टाइप का शुगर बनता है. But when IA and IB are present together, they both express their own types of sugars. और इसी को हम कोडोमिनेंस कह रहे हैं, क्योंकि IA और IB आपस में, इन दोनों में से ना कोई डोमिनेंट है ना कोई रिसेसिव है. हम कह सकते हैं दोनों में से कोई भी रिसेसिव बनने को तैयार ही नहीं है, दोनों में से कोई भी सप्रेस होने को राजी नहीं है. और इसीलिए जब ये दोनों एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में इकट्ठे प्रेजेंट होंगे, व्हेन दे आर प्रेजेंट टुगेदर, तो ये दोनों ही खुद को एक्सप्रेस करते हैं. तो ऐसे में दोनों ही एलील्स एक्सप्रेस हो रही हैं, दोनों ही डोमिनेंट समझ रही हैं खुद को, और ऐसे केस में हमें दोनों के एक्सप्रेशन से दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन मिलेगा. When IA and IB are present together, they both express their own type of sugar. This is because of codominance. Hence, the red blood cells have both A and B type of sugar. IA A type का शुगर बनाए बिना नहीं मानेगा और IB B टाइप का शुगर बनाए बिना नहीं मानेगा. और ऐसे पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ना A होगा ना B, ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरह के ही एंटीजन उसके RBC के सरफेस पे हमको नजर आएंगे. Since there are 3 different alleles, there are 6 different combinations of these 3 alleles that are possible, and therefore a total of 6 different genotypes of the human ABO blood types. तो अगर आप इनका कॉम्बिनेशन बना के देखोगे 3 तरह की एलील का, हमको 6 अलग अलग तरह का कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसमें अगर IA की होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों IA हैं किसी के पास, तब तो उसका ब्लड ग्रुप A हो जाता है. अगर IA के साथ बेचारा छोटा I है, ब्लड ग्रुप तब भी A होता है, छोटा I तो रिसेसिव है. उसी तरह से IB के केस में होमोजाइगस कंडीशन में भी ब्लड ग्रुप B होगा, B टाइप का शुगर RBC के सरफेस पे मिलेगा, और IB और छोटा I अगर इकट्ठे हैं तब भी ब्लड ग्रुप B ही होगा. लेकिन अगर IA और IB दोनों एलील किसी के पास हैं तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB. और अगर बेचारा हमारा रिसेसिव वाला छोटा I होमोजाइगस कंडीशन में किसी के पास दोनों ही छोटे I हैं, तो ऐसे केस में किसी भी तरह का शुगर, किसी भी तरह का एंटीजन RBC के सरफेस पे हमको नहीं मिलेगा और उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा O.
O मतलब आरबीसी के सरफेस पे A और B दोनों में से कोई भी शुगर प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से 6 कॉम्बिनेशन हमारे पास में बने और इसमें से निकल के आते हैं 4 तरह के फिनोटाइप। तो 6 तरह के जीनोटाइप और 4 अलग अलग तरह के फिनोटाइप्स हमारे पास हमारे ह्यूमन बीइंग्स के एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल करने वाले जो 3 एलील्स हैं उनके केस में प्रेजेंट हैं। और इनमें से हमें कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल भी मिलता है, क्योंकि IA और IB के सामने बेचारा हमारा छोटा I बिल्कुल ही रिसेसिव है, वो दोनों ही उसको डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन आपस में IA और IB को डोमिनेंस शो करते हैं, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक्सप्रेस होने से रुकता नहीं है, इन दोनों में से कोई भी रिसेसिव बनने को तैयार नहीं है। और इसीलिए जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्रेस होने से रोक नहीं पाते और दोनों ही अपना अपना शुगर बनाते चले जाते हैं। Do you realize that the example of ABO blood grouping also provides a good example of multiple allele? तो इसकी तो हमने बात कर ही ली थी। Here you can see that there are more than 2, that is 3 alleles governing the same character. Since in an individual only 2 alleles can be present, multiple alleles can be found only when population studies are made. अब देखो, multiple allele मतलब हमारे पास 3 अलग अलग तरह के allele हैं, जबकि मेंडल ने कहा है कि सिर्फ पेयर में allele होती हैं। तो multiple allele का एग्जाम्पल तो ये है, लेकिन एक इंसान के पास तो इन 3 में से कोई 2 ही होंगी ना। अब चाहे मल्टीपल एलील 3 होती हो या 10 होती हो या 20 होती हो, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास तो इनमें से कोई 2 ही होंगी। तो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप एक इंसान का जीनोटाइप देखोगे तब तो आपको मैक्सिमम 2 तरह की एलील मिल सकती है। मल्टीपल एलील का केस आपको कब समझ आएगा? जब पूरी पॉपुलेशन देखोगे और उसमें पाओगे कि 2 नहीं बल्कि 3 अलग अलग तरह की एलील्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हमको दिया हुआ है, चलो इसकी बात करते हैं। दोबारा से हम अपने गार्डन पीज के प्लांट पे, पी प्लांट पे लौट के आ जाते हैं। Occasionally, a single gene product may produce more than one effect. For example, starch synthesis in pea seeds is controlled by one gene. जो स्टार्च बनता है, जो कि सीड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एक जीन इस स्टार्च को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सपोज हमने उसको बोला बी जीन, इट हैज 2 एलील्स, कैपिटल बी और छोटा बी। अब starch is synthesized effectively by the capital B homozygotes and therefore large starch grains are produced. तो अगर हम जो मटर का दाना है उसके साइज की बात करें तो ये जो हमारी बी एलील है, जो हमारे सीड के साइज को डिटर्मिन कर रही है, जो स्टार्च की सिंथेसिस करवा रही है, असल में अगर हमारे पास दोनों कैपिटल बी होंगे, दोनों जो डोमिनेंट वाले एलील हैं वो होंगे, तो खूब सारा स्टार्च बनेगा, काफ़ी एफिशिएंटली स्टार्च की सिंथेसिस होगी और बड़े साइज़ की हमारी सीड बन जाएगी, लार्ज साइज़ की स्टार्च ग्रेन बनेगी। इन कंट्रास्ट अगर हम छोटे बी की होमोजाइगस कंडीशन देखें, रिसेसिव वाली एलील के होमोजाइगोट को देखें, तो यहाँ पर स्टार्च सिंथेसिस की एफिशिएंसी कम हो जाती है और छोटे साइज़ की स्टार्च ग्रेन बनती है। सीड की मैच्योरेशन के बाद जो हमारे होमोजाइगस कैपिटल बी वाले सीड है ये शेप में राउंड होते हैं और जो होमोजाइगस स्मॉल बी वाले सीड है ये शेप में रिंकल्ड होते हैं। तो देखो, हम दोनों के केस में हम एक ही जीन के एक्सप्रेशन को लेकर एक तरफ सीड का साइज देख रहे हैं, दूसरी तरफ सीड की शेप देख रहे हैं। तो साइज में अगर देखो तो एक तरफ हमारे पास लार्ज बड़े साइज की सीड है, एक तरफ छोटे साइज की सीड है। उसी तरह से शेप में भी कुछ राउंड है और कुछ रिंकल्ड है जिनके ऊपर सिलवटें हैं। तो अब ये तो हमने देखा जो हमारे प्योर वाले प्लांट थे उसका होमोजाइगस कंडीशन में, लेकिन हेट्रोजाइगोट के केस में अगर आप देखोगे तो जिसके पास एक कैपिटल और एक छोटा बी होगा, जिसके पास दोनों एलील होंगे, उसमें सीड का शेप तो राउंड ही रहेगा। यानी यहाँ पर हमारा जो कैपिटल बी है वो डोमिनेंट एलील है, तो उसकी वजह से राउंड शेप के सीड बनते थे और यही उसने किया। हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी उसने छोटे बी को दबा दिया और सीड की जो शेप है उसको चेंज नहीं होने दिया। अपने डोमिनेंट फिनोटाइप को वो एक्सप्रेस कर रहा है हमारे होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में भी, यानी जब दोनों कैपिटल बी है तब भी, और जब एक कैपिटल एक स्मॉल बी है यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इन दोनों केसेस में ही हमारी जो स्टार्च ग्रेन की शेप है वो हमें राउंड ही मिल रही है। तो ये तो हो गई शेप की बात। यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा कैपिटल बी है ये छोटे बी को डोमिनेट कर रहा है, लेकिन जो स्टार्च ग्रेन यहाँ पे प्रोड्यूस हुई हैं ये इंटरमीडिएट साइज की हो जाती हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में। यानी एक कैपिटल और एक स्मॉल बी के केस में जो हेट्रोजाइगोट है उसके केस में जो शेप है, सीड की शेप तो बिल्कुल हमारे मेंडेलियन एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट के साथ अलाइंड है कि हमारी F1 जनरेशन में दोनों को आपस में अगर हम क्रॉस कर देंगे प्योर कैपिटल बी और प्योर स्मॉल बी को, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो शेप होगी वो राउंड ही होगी, यानी अपने डोमिनेंट वाले पेरेंट को रिजेंबल करेगी, डोमिनेंट फिनोटाइप शो करेगी। लेकिन यार साइज यहाँ पे इंटरमीडिएट हो गया दोनों के बीच का, लार्ज भी नहीं है स्मॉल भी नहीं है, हमें दोनों के बीच का साइज मिल रहा है। तो अब ऐसे में अगर हम स्टार्च ग्रेन के साइज की बात करें
तो यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रही है क्योंकि दोनों ही पेरेंट से अलग फिनोटाइप हमको F1 जनरेशन में नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम साइज को छोड़ के खाली शेप की बात करें तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट डोमिनेंस एक तरह से मानी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन और प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर। ये हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है। हम एक ही बी जीन की बात कर रहे थे, वो एक ही काम कर रही थी स्टार्च बनवाने का, लेकिन अगर हमने उस स्टार्च ग्रेन की शेप की बात की, अगर शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा, तब तो ये कंप्लीट डोमिनेंस है। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो हमको मिलना चाहिए उसी तरह से हमको मिल रहा है। लेकिन अगर हमने इसके साइज की बात कर दी तो अब साइज में इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला रेशियो आ गया क्योंकि हमारे हेट्रोजाइगोट दोनों ही पेरेंट से अलग हटकर चले गए। तो कहने का मतलब यही है, इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर phenotype फ्रॉम दिस प्रोडक्ट एज इट डज ऑन द पर्टिकुलर phenotype दैट वी चूज टू एग्जामिन इन केस मोर देन वन phenotype इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने ही ऊपर से बनाकर भेजा कि एक ही जीन है वो एक ही काम करेगी और इस तरह से उसका रेशियो हम उसके क्रॉस को कंडक्ट करने के बाद उसके रिजल्ट में देख लेंगे। ये रेशियो या जो भी फिनोटिपिक जीनोटिपिक रिजल्ट हमको मिल रहा है, ये डिपेंड इस पे भी करता है कि हम कौन से कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। और इसीलिए अगली बार हम डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक कदम आगे बढ़ के, जहां हम सिर्फ एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस एक बार में देख रहे थे, नेक्स्ट टाइम हम दो जीन्स की इनहेरिटेंस साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करेंगे। वी विल स्पीक अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स और हम देखेंगे कि इस तरह का डाई हाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट कराने के बाद मेंडल को दोनों जीन्स के बीच में क्या रिलेशनशिप मिला और इसके बाद वो किस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। चलिए मिलते हैं अगली बार।